नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूपी बोर्ड अकेडमी में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने बात की थी, हमारी जो पिछली क्लास हुई थी हमने उसमें बात की थी आपसे गॉस की प्रमेय तथा उसके एक एप्लीकेशन की, यानी उसके एक अनुप्रयोग की। उस अनुप्रयोग को हमने बताया था कि अनंत लंबाई के चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय के दो और एप्लीकेशंस की। इसके दो और एप्लीकेशंस हैं, वो हैं, पहला ये है कि अनंत लंबाई की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसका डेरिवेशन करेंगे। तथा एक है एक एक चालक गोले के बाहर भीतर तथा उससे 8 दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास चालू करते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है अनंत लंबाई की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत लंबाई मान के चल रहे हैं, हमारे पास हमने एक अनंत लंबाई की समतल चादर बना ली। ये मान के चलते हैं, ये जो है वो अनंत लंबाई की एक समतल चादर है, ये बी सी, ठीक है ना। ये अनंत लंबाई की एक समतल चादर है, इसमें धनावेश भरा हुआ है। मान के चलते हैं इसमें धनावेश भरा हुआ है, हमने इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो भर दिया। इस प्रकार एक पॉजिटिव चार्ज इसमें भरा हुआ है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज भर दिया। इसमें डायग्राम थोड़ा अच्छा बने इसलिए इसको प्लस प्लस लगा दिए। ये जगह थोड़ी हमने डायग्राम सेट करने के लिए ये जगह खाली रख दी, इसमें बाद में कर देंगे। अब मान के चलते इसका जो केंद्र है वो यहाँ है। मान के चलते हैं यहाँ पर कोई केंद्र है, इसका मान के चलिए O। तो इससे r दूरी पर निकट प्राप्त कर रहा है। तो मान लिया हमने इससे r दूरी पर जो है हमने मान के चले गए कि इससे r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है। r दूरी पर यहाँ पर इससे r दूरी पर मान के चल दिया कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर बिंदु P मान लिया। ये वाला बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी हमने वो बिंदु मान लिया। यहाँ पर वो बिंदु मान लिया। वो बिंदु जो है हमने Q मान लिया। इसकी भी दूरी आ रही होगी, मान के चलो कोई और दूरी हो। तो अब क्या करते हैं, P और Q से एक गॉसियन यानी एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, बेलनाकार। तो मान के चलिए हमने इस प्रकार जो है ये इसकी क्षेत्रफल हो गया, ये कोई काल्पनिक एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हमने इस प्रकार का, ठीक है ना। अब इस बिंदु पर और इस बिंदु के कारण यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालनी है हमें। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्रफल dA और इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर क्षेत्रफल, यहाँ पर भी इसी प्रकार आएगा dA विद्युत क्षेत्र की E। तो इस चित्र को बनाने के बाद आपको ये लिखना है कि माना कोई समतल चादर है जिसमें धनावेश उसके क्षेत्रफल में एक समान रूप से फैला हुआ है। उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है तथा r ही दूरी पर कोई बिंदु Q है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P और Q से होकर एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया है। ये गॉसियन पृष्ठ है कोई खींच दिया है। और अब ये समतल चादर है, एक इसका क्षेत्रफल है, तो इसका कौन सा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, यानी इसका लैम्बडा होगा, वो इसे क्या कहते हैं, सिग्मा होगा ये।
यानी इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लिखानी है, मैं बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स, ये मान के चल लिया हमने D51, ये मान के चला हमने D51, यानी बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स कितना है, हो गया EDA, ठीक है ना, EDA हो गया। इसको मान लिया समीकरण 1, यानी इक्वेशन 1 मान लिया इसको। अब बिंदु Q पर विद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स, इसको हमने मान लिया D52, ये भी EDA ही होगा, क्योंकि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो विद्युत क्षेत्र का सदिश गुणांक है वो सेम ही है। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दो। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या आएगा, तो फ्लक्स जोड़ेंगे तो एक बड़ा फ्लक्स बनेगा, वो हमने D5 मान लिया, मान के चलिए वो हमारे पास D5 हो गया। D51 और D52 को जोड़ा तो वो भी एक फ्लक्स ही बना, मान के चलिए, तो क्या हो गया 2EDA, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब 5 इक्वल टू 2E, इस पर इंटीग्रेशन चलेगा तो ये DA हो जाएगा। अब 5 इक्वल टू 2E, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा। अब इसको मानिए समीकरण A मान लिया। अब यहाँ से आने के बाद क्या होता है, अब ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, यहाँ से देखिए गॉस की प्रमेय अनुसार गॉस की प्रमेय क्या होती है, 5 इक्वल टू Q/ε0, इसको समीकरण B मान लिया। अब समीकरण A और समीकरण B को बराबर रख दीजिए, बराबर रखने पर ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2EA। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको, तो यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा Q/2ε0A। अब Q/A क्या होता है, मैंने आपको बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, तो E इज इक्वल टू पृष्ठीय आवेश घनत्व, इससे अब इसकी यूनिट लिख दो मीटर प्रति कूलम। तो अनंत लंबाई की समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E इज इक्वल टू σ/2ε0 होती है। तो इस क्वेश्चन पर सवाल भी बनते हैं, यानी 1-2 नंबर में सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में, और नहीं तो चैप्टर में तो सवाल है ही है इस पर। तो जो गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग था, अनंत लंबाई की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आज हमारा टॉपिक कवर हुआ। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, यानी टॉपिक नंबर 3 की, यानी इसका गॉस की प्रमेय का तीसरा एप्लीकेशन। इसका तीसरा एप्लीकेशन है कि किसी गोले के बाहर उसके केंद्र पर और उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसको निकालेंगे हम। ये हो गया डेरिवेशन। अब देखिए, अब आता है डेरिवेशन नंबर 3 गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का। डेरिवेशन नंबर 3, तो तीसरा क्या है, तीसरा गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इस डेरिवेशन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि जब कोई बिंदु गोलीय कोश से बाहर r दूरी पर स्थित हो, या, और इसमें दूसरा पार्ट ये है कि कोई बिंदु इस गोलीय कोश के अंदर स्थित हो,
तीसरा पॉइंट ये है कि उसके पृष्ठ पर हो। तो क्या है, इसका सारा निकालेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक नंबर 3, इसमें पार्ट 1 है गोलीय कोश के बाहर। गोलीय कोश के बाहर गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तीन पार्ट हैं। पहला है गोलीय कोश के बाहर। अब बाहर की बात है, जब बाहर क्या होगा, जब आर का मान बड़ा हो आर से। इसके 3 गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 3 पार्ट आप शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हो। जब पहला पार्ट ये है जब स्मॉल आर बड़ा हो कैपिटल आर से, दूसरा है जब स्मॉल आर बराबर हो कैपिटल आर के, और तीसरा है जब स्मॉल आर छोटा हो कैपिटल आर के। तो पहला ये है कि स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, मान के चलिए ये कोई गोलीय कोश है। इसकी जो त्रिज्या है, वो जो है कैपिटल आर है। ये और ये कैपिटल आर है, ठीक है ना। मान के चलिए ये कोई गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। अब इसके केंद्र U से आर दूरी पर यहाँ पर मान के चलिए कोई बिंदु P है, इसको मिला दीजिए, और इससे के बीच की दूरी कितनी है, आर। यानी इसके केंद्र O से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर तो अब इससे होता हुआ, यानी इससे होता हुआ एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचिए, मान के चलिए इस प्रकार का। ये गोलीय तो है नहीं, पर आप इसको गोली ही बनाना, यानी गोला ही बनाना है आपको। इस प्रकार का एक गोलीय पृष्ठ खींच दिया हमने। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। ये दूसरा वाला जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर। तो फिर यहाँ से और यहाँ बाहरले वाले दूसरे जो बाहरी गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या भी आर ही होगी। यानी यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी आर है, यहाँ तक बीच की दूरी आर है। इस प्रकार ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है, और इसके यहाँ पर गोले में उसके पृष्ठ पर धनावेश होता है, हमेशा ध्यान रखना। किसी गोले में उसके पृष्ठ पर धनावेश होता है, यहाँ पर इस पर धनावेश फैला हुआ है। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको लिखना है कि माना कि कोई गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर धनावेश एक समान रूप से फैला हुआ है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। उसके केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसका ये सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं d। गॉस की प्रमेय में सूक्ष्म क्षेत्रफल याद है, उसके बाद क्षेत्र जैसा यहाँ बाहर क्यों प्लस आवेश के कारण मैंने बताया था। तो यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के कारण, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, d फाई इजिकल टू क्या होता है, E dA फाई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA और फाई इजिकल टू E। यहाँ हो जाएगा dA। अब डायरेक्ट कर दिए, dA का क्या होगा, A। अब देखिए, अब फाई इजिकल टू E A। अब ये A जो है वो कौन से वृत्त का क्षेत्रफल है, वो ये है, वो जो बाहर है, यानी आर दूरी पर, यानी जो बाहरले वाले गोलीय कोश का जो बाहर की साइड जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल है ये A। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और जो भीतर वाला है उसका होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा E 4 पाई आर स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 1। और अब
गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एक होता है हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण एक और समीकरण दो को बराबर रखो। अब गॉस की प्रमेय को इसके बराबर रखने पर 4πr² आता है, तो ई का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। यही तो आया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ये होता है कि नहीं होता, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ से क्यू का जो मान निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर रख दीजिए 1/4πε0 क्यू ए अपॉन r²। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। अब ये आवेश जो है इसकी बदले हमने यहाँ पर ये क्यू ए रखा। अब ये ए यहाँ पर हमें अब क्षेत्रफल कौन से वृत्त का रखेंगे, अब क्षेत्रफल हमें छोटे वाले वृत्त का रखेंगे। क्यों, क्योंकि आवेश जो है वो छोटे वाले वृत्त पर ही फैला हुआ है, तो क्षेत्रफल भी हमें उसी का लेना पड़ेगा। अगर आवेश बाहर यानी इस पर फैला होता तो हम क्षेत्रफल इसका लेते, लेकिन जो आवेश है वो इस वाले वृत्त पर फैला हुआ है, इस वाले सर्कल पर फैला हुआ है, तो इसलिए क्षेत्रफल भी हम इसी का लेंगे। तो यहाँ से देखिए आगे देखिए 1/4πε0। अब सिग्मा, अब इसका 4πr² और यहाँ पर r², तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, सबसे पहले इसका फॉर्मूला निकल के आया E इज इक्वल टू 1/4πε0 4π सिग्मा और यहाँ पर r²/r², न्यूटन प्रति कूलम। सही है, ये निकल के आ गया। तो E इज इक्वल टू ये निकल के आया है। अब यह देखिए 4π से हम 4π भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं काटा। फिर यहाँ पर हम 1/4πε को सीधा मान रखते हैं 9 × 10⁹, इसलिए नहीं काटा। अगर आप काटें तो इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, अगर मैं इस 4π से इस 4π को काट दूँ तो ये होता है सिग्मा अपॉन ε0 r² बट्टे r², यानी E इज इक्वल टू, और इसकी मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। सही है। तो ये गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो पहला पार्ट था कि गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 r² अपॉन r²। तो ये हो गया, यहाँ तो कोई परेशानी। इसका पार्ट 1 हो गया। अब बात करते हैं अपने पार्ट 2 के। उसको क्या करना है, देखिए हमारे पास जो पार्ट 2 है उसमें क्या करना है, उसमें आपको क्या कुछ नहीं करना। ये चित्र है और ये देखिए जो ये सूत्र है इसी से बन जाएगा। अब यहाँ पर अब दूसरा जो है वो है जब गोले के पृष्ठ पर, बी पार्ट है, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर ही बनाना है। तो यहाँ पर पृष्ठ पर हो जाएगा तो r इज इक्वल टू आर हो जाएगा, नहीं स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ये इस फॉर्मूले में देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 r² इज इक्वल बट r², ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर इसमें हम r इज इक्वल टू r रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, r² बट्टे r², इससे ये कट जाएगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम। यानी कि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो पार्ट बी है, यानी कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। इसका पार्ट 2 हो गया। अब बात करते हैं इसके पार्ट 3 की। इसका जो अब इस पार्ट 3 की, यानी गोले, इसका जो पार्ट 3 है वो ये है
कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी कि जब आर बड़ा हो स्मॉल आर से, यानी इसके भीतर कोई हमने इस प्रकार यहाँ पर कोई वृत्त इसके भीतर बना लिया, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E=0। वहां यानी कि जो आवेश है वो सिर्फ गोलीय पृष्ठ के गोले के पृष्ठ पर ही है, सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ जो आवेश है वो गोले के पृष्ठ पर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके पृष्ठ पर भी होगी और उससे आर दूरी पर भी होगी, लेकिन गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होता तो वहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है E=1/4πε0Q/r²। जब आवेश ही अंदर जीरो है तो ई का मान तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा नहीं। तो आपको तीसरे पार्ट में ये लिखना है कि गोलीय कोश गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो शून्य, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। तो आज के जो हम क्लास में बात कर रहे थे गॉस की प्रमेय के जो पार्ट 2 और पार्ट 3 थे, यानी कि एक अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज की ये क्लास हमारी पूरी हुई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब इस जो ये फर्स्ट चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर पूरा हो चुका है, सिर्फ इसके क्वेश्चंस रह गए हैं और इसके क्वेश्चंस कीजिए आप। मैं अगली क्लास में आपको पहले 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, फिर अगले 10 इसी प्रकार से, और आप कहीं से भी क्वेश्चन ला सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।